Hello friends, this is Swati Srivastava. Welcome to my YouTube channel. Today topic is production of AC voltages. This is a setup for generation of AC voltage. NS पोल्स हैं, इसमें फ्लक्स क्या होगा, N से S की ओर मूव करेगा। जब इस मैग्नेटिक और एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा N और S के बीच में, जिसका डायरेक्शन कैसा होगा, N टू S होगा। अगर इसके बीच में हम इन द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम मूविंग कंडक्टर रखते हैं तो उस पर EMF डेवलप होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रखा, इसका डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा मूव करेगा। तो इस वाले पॉइंट में देखेंगे इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा, और इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। और फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा रहेगा, N टू S की ओर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, तो करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, इनवर्ड रहेगा। यहाँ पर करंट इनवर्ड जाएगा और इस वाले पर क्या जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें एक लोड अप्लाई करते हैं तो एक करंट फ्लो होगा। अब देखिए इसका सेटअप मैंने ऐसा बनाया हुआ है, दिस इज N, दिस इज S, एक फ्लक्स का, और यहाँ पर जो करंट का जो कंडक्टर का पोजीशन है वो परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स है। तो यहाँ पर पॉइंट ए पर क्या होगा, A2 मतलब परपेंडिकुलर पर यहाँ पर कोई भी EMF डेवलप नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये कंडक्टर क्या होगा, A से B में जाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में EMF जो है वो मैक्सिमम पर होता है। अगेन अगर हम B से C में इसको ले जाते हैं फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो अगेन जो C की पोजीशन पर हमको EMF नहीं मिलेगा, EMF 0 मिलेगा। फिर अगर हम C से D की ओर ले जाते हैं तो अगेन हमको माइनस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में EMF मिलेगा। ठीक है, फिर D से A में आएगा तो अगेन फिर ये EMF 0 हो जाएगा। तो इस तरह से मूविंग ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर हमको एक अल्टरनेटिंग करेंट मिलता है। अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग कंडक्टर रखा जाता है तो वहां पर EMF डेवलप होता है। ठीक है, हम EMF कैलकुलेट करने के लिए फ्लक्स का कॉस फैक्टर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर मूव कर रहा है। तो कंडक्टर मूव करे मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो हम EMF के लिए क्या करते हैं, फ्लक्स का कॉस फैक्टर कर लेते हैं। जैसे कोई वेक्टर होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, साइन फैक्टर और कॉस फैक्टर। टू कैलकुलेट द EMF हम क्या लेते हैं, फ्लक्स का कॉस फैक्टर लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो हम EMF क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज EMF विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वहां पर EMF डेवलप होता है। E इज इक्वल टू हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी टी फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि हम EMF कैलकुलेट करने के लिए कॉस फैक्टर यूज करेंगे फ्लक्स का। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम टोटल फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, N फाई, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, N है, तो N फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम N को मल्टीप्लाई करते हैं। अब कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पर, N और फाई एम दोनों कांस्टेंट हो गया, तो E इज इक्वल टू माइनस N पाई एम डी बाई डी टी कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब कॉस ऑफ ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी। तो प्लस एन फाई एम ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ओमेगा क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है। ओमेगा इज ए एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, कंडक्टर की ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्योंकि कंडक्टर क्या होता है, एक एंगल में रोटेट कर रहा है। मतलब हमारा जो EMF है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कंडक्टर, फ्लक्स और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी पर। ओमेगा को हम और क्या लिख सकते हैं, N पाई एम टू पाई एफ, टू पाई एफ भी लिख सकते हैं ओमेगा को। ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं कैपिटल E लिख लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने एक नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये कैपिटल E हो जाएगा।
E इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकते हैं, ई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ई एम, ये पूरा टर्म जो है ये ई एम है, ठीक है। इस पूरे टर्म को मैंने क्या कह दिया, ई एम कह दिया। तो ई एम इज इक्वल टू क्या हो गया, एन फाई एम टू पाई इंटू एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेट, मतलब किसी एक सेकंड में कितना रोटेट करता है कंडक्टर, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं। टी इज अ टाइम पीरियड, मतलब एक साइन वेव को एक कंप्लीट साइकिल करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अब देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इस ओमेगा टी की जगह मैं E इज इक्वल टू ई एम साइन ऑफ थीटा भी लिख सकती हूँ। तो ये थीटा क्या है, थीटा अगर हम यहाँ पर जीरो रखेंगे, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये वाली पोजीशन मिलेगी। अगर थीटा की जगह 90 डिग्री रखूँ तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर थीटा की वैल्यू अगेन पाई रखे, ठीक है, ये जीरो है, ये पाई/2 है, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई/3 एंड दिस इज 2 पाई। अगर यहाँ 2 पाई/3 रखें तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ थीटा की जगह 3 पाई/2 रखेंगे तो फिर अगेन मुझे ई एम की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव डायरेक्शन। देखिए यहाँ रखते हैं थीटा साइन थीटा, ठीक है, ई एम यहाँ पर क्या होगा, माइनस ई एम होगा। तो इस तरह से रोटेशन के साथ साथ ई एम की वैल्यू या ई एम एफ की वैल्यू चेंज होती है। अब देखेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, किसी भी साइन वेव का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा। दिस इज अवर साइन वेव, ठीक है, 0 से लेके 2 पाई तक हमने एक कंप्लीट साइकिल इसमें लिया है और इस कंप्लीट साइकिल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। दिस कंप्लीट साइकिल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, I1 I2 डैश 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 अप टू IN। तो जैसे नाम से दिखाई दे रहा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब हम पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका मीन निकालेंगे फिर उसका रूट निकालेंगे। तो IRMS कितना होगा, IRMS होगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर डैश 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 कहाँ तक के IN स्क्वायर तक। फिर इसका मीन निकालेंगे, मीन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स में हमने किसने बांटा है, n नंबर ऑफ साइन में बांटा है। इसका हम फिर क्या रखें करेंगे, अंडर रूट करेंगे। तो दिस इज अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी करेंट। अब देखेंगे इसको हम एक पाई के फॉर्म में लिखेंगे या इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो IRMS क्या होगा, IRMS आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, या साइन थीटा लिख सकते हैं। ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा के साथ हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हम रूट मीन निकालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, किससे इंटीग्रेट करेंगे, आई स्क्वायर इंटू दी थीटा। और इसका स्क्वायर का हम कहाँ से लेंगे, एक कंप्लीट टाइम साइकिल ले रहे हैं तो 2 पाई से हम डिवाइड कर देंगे। एक कंप्लीट साइकिल लिए, आई स्क्वायर किए, टोटल आई स्क्वायर, दिस इज आई, इसका स्क्वायर किया अपॉन 2 पाई। अब देखिए IRMS को हम और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से 2 पाई तक करेंगे, 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन IM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए साइन, ये तो कांस्टेंट है, IM स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। IRMS हम क्या लिख सकते हैं, IRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट IM स्क्वायर कांस्टेंट अपॉन 2 पाई। 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1
माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। अब देखिए आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई। इंटीग्रेशन करेंगे इसको, चलो यहाँ इंटीग्रेशन लिख देती हूँ, 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू डी टी हम इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर आई एम स्क्वायर अपॉन, यहाँ 4 पाई लिख सकते हैं, इस 2 पाई को भी अपन ने यहाँ कॉमन निकाल दिया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा होगा। कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 0 टू अप टू 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर साइन की वैल्यू अगर हम 2 पाई रखेंगे या 0 रखेंगे, तो दोनों की केस में साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब थीटा में हम 2 पाई और 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू बचेगी, क्या हो जाएगी, आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, थीटा में रखेंगे 2 पाई माइनस 0। साइन वाला टर्म पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो हम ये कैंसिल आउट हो गया। आई एम स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट, दिस इज वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, या आई आर एम एस को हम और सिंप्लीफाई वे में क्या लिख सकते हैं, आई एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, दिस इज वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, या आई आर एम एस इज इक्वल्स टू 0.707 आई एम। ये याद रखने वाला टर्म है, इसको आप मेमोरी में अपने डाल लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू हम कैसे देखेंगे, साइन का, ये साइन वेव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर इसमें हम कंप्लीट साइकिल लिए, ठीक है, तो क्या होगा, एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए हम हाफ साइकिल लेंगे। हाफ साइकिल में करंट जो है इसको डिवाइड करेंगे एन में। ठीक है, दिस इज I1 I2 अप टू IN, डिवाइड कर दिए, तो आई एवरेज की वैल्यू क्या होगी, आई एवरेज इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN डिवाइडेड बाई n। ये क्या है, आई एवरेज है। हम इसको क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ पाई लिखेंगे। अब देखिए 0 से पाई साइकिल बस लेंगे इसमें, तो आई एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ठीक है, आई इंटू डी थीटा, यही करेंगे। आई एवरेज की वैल्यू, आई एवरेज इज इक्वल्स टू 0 टू पाई आई एम साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाई पाई होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई होगा क्योंकि हमने क्या निकाले, एवरेज वैल्यू निकाले हैं हाफ साइकिल में, 0 से पाई तक के इंटीग्रेट किए, तो ये हाफ साइकिल के कारण यहाँ पर हमने पाई का डिवाइड किए क्योंकि हमको एवरेज वैल्यू चाहिए। आई एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एम अपॉन पाई क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा को तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई। अब माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई एम अपॉन पाई माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस कॉस ऑफ 0। आई एवरेज क्या हो जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई एम बाई पाई इंटू 2, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आई एवरेज को हम और क्या लिख सकते हैं, आई एम डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, या आई एवरेज इज इक्वल्स टू 0.637 आई एम। ठीक है, तो ये आई एवरेज की वैल्यू है। अब देखिए इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, फॉर्म फैक्टर निकालते हैं। फर्स्ट फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इसको हम के एफ से शो करते हैं। ठीक है, इसको मैं के एफ लिख देती हूँ, के एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर एम एस वैल्यू, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिराइव किया है, आर एम एस वैल्यू
डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो आरएमएस वैल्यू रखेंगे 0.707 IM, डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू कितनी है 0.637 IM। ये कैंसिल आउट हो गया तो के एफ क्या होगा 1.11। दिस इज फॉर्म फैक्टर। अब देखिए पिक फैक्टर। पिक फैक्टर क्या होता है, या क्रेस्ट फैक्टर भी कहते हैं या एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं। पिक वैल्यू, ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, ये क्या कहलाता है, पिक फैक्टर या क्रैश फैक्टर कहलाता है। के एफ इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, आई एम डिवाइडेड बाई √2 या √2। दिस इज वैल्यू ऑफ पिक फैक्टर। अब देखिए इसमें अगर हम कंक्लूजन निकालें एक एवरेज वैल्यू की, ये वाली आरएमएस वैल्यू कितनी है √2 ही, मतलब 0.7, ठीक है। पिक एवरेज वैल्यू कितनी है 0.67। अगर एक एसी करंट की एक एसी करंट है, ठीक है, दिस इज अवर एसी करंट, इसका पिक वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है IM और यहाँ पर IM है, ठीक है, नेगेटिव में। अगर एक आरएमएस वैल्यू को देखें तो आरएमएस वैल्यू कितना आ रहा है 0.07 इंटू IM, और एक हमारा एवरेज वैल्यू कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 0.637 IM। बस इन्हीं का जो रेशियो रहता है इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर या पिक फैक्टर कहते हैं। फॉर्म फैक्टर क्या होगा, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, और पिक फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। इन्हीं के रेशियो को हम क्या कहते हैं, पिक फैक्टर या फॉर्म फैक्टर कहते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।